नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, इनके जो टर्म होते हैं, जो कार्यकाल होते हैं, ये 5 साल के होते हैं। और रिसेंटली लॉ कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि वो 5 साल का जो टेन्योर है, जो टर्म है, इसे ऑल्टर कर सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, पार्लियामेंट कैन ऑल्टर 5-year टर्म थ्रू अमेंडमेंट। और ये अपडेट इसलिए भी सामने निकल के आ रहा है क्योंकि कल से यानी 1 दिसंबर से विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है। और इस बार जो गवर्नमेंट है वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर एक बिल लाना चाह रही है। लेकिन इसके पहले लॉ कमीशन की तरफ से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक डिटेल नोट यहाँ पर सबमिट किया है, जिसपे वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहे थे, इन्हें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करते हुए एक जवाब देने की कोशिश की गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लाना ये फीजिबल है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि लॉ कमीशन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या अभी वन नेशन वन इलेक्शन क्या दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कि लॉ कमीशन की तरफ से एक डिटेल नोट यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पर सबमिट की गई है, जिसमें खासकर ये कहा गया है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, इसे यहाँ पर सरकार लाना चाह रही है। लेकिन इसके पहले जो क्रिटिसिज्म हो रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर यह कहा है कि पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि संविधान को संशोधन करके जो 5 साल का जो स्टैंडर्ड टेन्योर होता है आज के टाइम में, इसे भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। क्योंकि आर्टिकल 83 जो बेसिकली लोकसभा के टेन्योर के बारे में बात करता है, जो 5 साल का होता है, और आर्टिकल 172 ये स्टेट असेंबलीज को लेकर बात करता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर होते हैं तो ये दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पर मर्ज करना होगा। लेकिन अगेन एक सवाल निकल के सामने आ रहा होगा कि क्या इसके पहले लोकसभा के जो टेन्योर हैं क्या घटाए बढ़ाए गए हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब ये लाया गया था 1976 के टाइम में, उस टाइम में ये बदलाव किए गए थे। और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये था कि जब 5th लोकसभा जब इलेक्ट हुआ था मार्च 1971 के टाइम में, जो 5 साल के लिए थे, और ये टर्म एंड होना था मार्च 1976 के टाइम में। लेकिन इसी बीच में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर लाया जाता है, जिसमें जो टर्म है इसे एक्सटेंड करके 6 साल किया जाता है। तो 1971 से लेकर 1976 इसे कर दी जाता है 42nd अमेंडमेंट में। और क्योंकि उस टाइम में 1975 से लेकर 77 तक के बीच में इमरजेंसी का भी टाइम था, तो यहाँ पर इमरजेंसी को ऐड करके जो पूरा जो टेन्योर था ये 7 साल का हो चुका था। यानी कि मार्च 1978 के टाइम में जो 5th लोकसभा है ये खत्म होना था। लेकिन इसके पहले यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, जिसके जरिए ये जो एक्सटेंशन है इसे यहाँ पर फिर से रिवर्स करते हुए 5 साल किया जाता है। तो पहले यहाँ पर जो टर्म है ये बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पर ऑल्टर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर, तो 1952 से लेकर 67 के बीच में उस वक्त लोकसभा के इलेक्शंस और जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं, इनकी इलेक्शंस एक ही टाइम में हुआ करते थे और इन सब के जो टाइम पीरियड थे वो 5 साल के ही थे। लेकिन 1967 के बाद में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट डिफेक्शंस के कारण कोलैप्स हो रही थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लाए जा रहे थे। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा भी इमरजेंसी के बाद में ये अपने 5 साल को पूरा नहीं किया था। फिर यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इसे लाया जाता है तो इससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये वायलेट हो सकता है। आपको बताना चाहते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इसे बदल नहीं सकते। जो मूल ढांचा संविधान का, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि जब 1980s के टाइम में जब फंडामेंटल राइट्स को लेकर और डीपीएसपी को लेकर एक फाइट देखने को मिल रही थी, उस बीच में ये जो टर्म है वो सामने निकल के आए थे। तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये कहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इससे हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये वायलेट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करते हुए यहाँ पर लॉ कमीशन ने जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, ये कहा है कि जो 5 साल का जो टर्म है ना, चाहे लोकसभा की बात करें या स्टेट असेंबलीज की बात करें, ये कोई फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में चाहे एक्सटेंशन की बात हो या डिसोल्यूशन की बात हो, ये पहले भी हो चुका है। और पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर है कि वो आर्टिकल्स को अमेंड करके एक साथ में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस करवा सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर ये सवाल किए जा रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लाने में यहाँ पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा। उसमें भी यहाँ पर यह कहा गया कि 50% स्टेट्स के यहाँ पर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसको लेकर भी लॉ कमीशन ने यहाँ पर यह कहा कि जो 50% ऑफ स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, ये ओनली फेडरल सेंसिटिव सब्जेक्ट्स में ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के पावर में बदलाव करना है, सेंट्रल स्टेट पावर में कुछ बदलाव करना है, या फिर राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स में कुछ बदलाव करना है, तो यहाँ पर 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन की यहाँ पर नीड होती है। लेकिन यहाँ पर ओनली जो टर्म है, जो टेन्योर है लोकसभा का और असेंबलीज का, इसे ही बस चेंज किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उनकी यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। फिर अगेन यहाँ पर लॉ कमीशन से ये सवाल किया जा रहा था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो
तो इससे डेमोक्रेसी है वो हार्म हो सकता है। ऑपोजिशन ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं इसी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और जो स्टेट इश्यूज है इसे ओवरराइड किया जाएगा। इतना ही नहीं यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो स्मॉल और रीजनल पार्टीज होते हैं ये काफी सफर कर सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज है वो ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जो वोटर्स है ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इन सबको काउंटर करते हुए लॉ कमीशन ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग यहाँ पर राइट टू वोट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जो इलेक्टोरल की अकाउंटेबिलिटी है वो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर ओनली शेड्यूल को चेंज किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। अगेन फिर ये सवाल निकल के आया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स होता है तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो लॉ कमीशन ने इस पर भी यहाँ पे कहा कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोलैप्स होता है तो सिस्टम यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। सपोज कीजिए कि 5 साल का टेन्योर है और 5 साल से पहले यानी 3 साल में कोई सरकार यहाँ पर गिर जाती है तो इस 2 साल के लिए यहाँ पर जो नई गवर्नमेंट है ये यहाँ पर बनाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी के पास में पूर्ण बहुमत ना हो या कोई सरकार नहीं बनाना चाहती है तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट रूल भी तो है ना, इसे भी इम्पोज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि भारत कोई पहला देश है ये करने वाला है, भारत में पहले भी ये हो चुके हैं और अब भी काफी ऐसे देश हैं जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की साउथ अफ्रीका, जहां पर नेशनल इलेक्शंस और प्रोविंशियल इलेक्शंस ये दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं ये अलग होते हैं, लेकिन नेशनल और प्रोविंशियल दोनों के इलेक्शंस यहाँ पे एक साथ होते हैं और ये 5 साल के होते हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो मॉडल है ये इसे काफी क्लोज माना जा रहा है इंडिया से, और साउथ अफ्रीका भी एक मल्टी एथनिक फेडरल डेमोक्रेसी है। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है स्वीडन का, जो वर्ल्ड का मोस्ट सिंक्रोनाइज सिस्टम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल पार्लियामेंट जिसे रिक्सडैग भी कहते हैं, काउंटी काउंसिल जिसे आप स्टेट्स कह सकते हैं, आप प्रोविंस कह सकते हैं, और तीसरा जो म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, तो ये जो तीनों इलेक्शंस हैं यहाँ पर साथ में होते हैं और टाइम पीरियड कितना होता है, ये 4 साल का होता है। और ये तीनों एक साथ होने के बाद में एडवांटेज देखिए, कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, गवर्नेंस जो साइकिल है ये काफी स्टेबल रहती है। लेकिन अगेन आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि स्वीडन जैसा देश की जो भारत है ये साइज में भी बड़ा है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला भी देश है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शन ये दोनों हम लोग एक साथ करवा सकते हैं। इससे बेसिकली होगा ये कि बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाते हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं, तो इससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये इंप्लीमेंट करना होता है, जिससे जो गवर्नेंस है वो इम्पैक्ट होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर ये कहा गया था कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव पोल्स रहा है अब तक का, क्योंकि जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे थे, क्योंकि 2019 के टाइम में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे इसमें हर एक वोट की जो कॉस्ट थी ये 700 रुपये की थी, लेकिन 2024 के टाइम पिछले साल में इसकी जो कॉस्ट है डबल हो चुकी है। और 2024 में ये कहा गया कि इसमें टोटल जो कॉस्ट आई है इलेक्शन एक्सपेंडिचर की ये 1,35,000 करोड़ की यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो टोटल जो खर्च आएंगे एक बार में ये 5300 करोड़ के आसपास में आने वाले हैं, जहां पर 1 करोड़ के आसपास में जो ईवीएम यूनिट्स है इसकी यहाँ पर नीड होने वाली है। और जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में पहले से ही था। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, उसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप यहाँ पर देख पाएंगे मेकिंग 1 नेशन 1 इलेक्शन अ रियलिटी। और इसके बाद भी यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है ये हमारा कमिटमेंट है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।